नाजरीन आदाब, सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि आप जानते हैं कि डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो अवामुन नास के लिए ऐसे प्रोग्राम लेकर आए जो उनकी ज़िंदगियों को खुशी से भर दे और इसके साथ साथ उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। इस ख़ास प्रोग्राम का ख़ास मकसद यही है। न सिर्फ डीडी उर्दू बल्कि हमारी जो मौजूदा हुक्मरान हैं और जो हुकूमत है, जो सरकार है, वो भी इस बात के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं कि अवामुन नास जो है वो बिल्कुल खुश रहे, सेहतमंद रहे। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च होती रहती हैं जो आपके सेहत के लिए, आपके ज़िंदगी के लिए, आपकी खुशियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता साल एक ऐसी ही स्कीम लॉन्च की गई थी जिसके ज़रिए एक आम आदमी जो है वो अपने आप का इलाज बहुत ही कम पैसों में, या यूं कहें बिल्कुल भी पैसे खर्च ना हो, अपना इलाज करवा सकता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ इसका नाम है। लगभग 1 साल गुजर चुका है इस स्कीम को और बहुत ही अच्छी तरह से ये स्कीम लोगों तक पहुंची है। क्या रहा, कैसा रहा इस स्कीम का साल और आगे इसमें क्या क्या प्लान है, आज हम इसी पर तबादला ख्याल करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, आइए मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा गीताली तारे, जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में। गीताली जी, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्कीम गुज़िश्ता साल जो है लॉन्च हुई है और ये ख़ास तौर से उस तबके के लिए है जो बहुत ही गरीब हैं या कहीं ना कहीं परेशान हाल हैं। सेहत एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और सबको सेहत मिलनी चाहिए। हुकूमत का ये पहला फ़र्ज़ है। इसी फ़र्ज़ को अंजाम देते हुए ये स्कीम आई। हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले, हालांकि 1 साल गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सबसे पहला सवाल यही करूँगा आपसे कि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मकसद है देश के तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक सेहत के फ़ायदे पहुंचाना। जी। अब आप कहेंगे कि ये लोग कौन हैं? तो 2011 में एक सेंसस हुआ था जिसका नाम था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। उसमें हमारे देश के निचले से निचले तबके के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। अच्छा। और इसमें इसकी आइडिया ये थी कि ऐसे लोग जिनका अपना पक्का मकान नहीं है, जिनके परिवारों में कोई भी एडल्ट पैसे कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, जहाँ मेल हेडेड फैमिली नहीं है, ऐसे कुछ उसमें कंडीशन बनाए गए थे। और ऐसे परिवारों को तकरीबन 11 करोड़ परिवार थे। तो 11 करोड़ में हम लोग मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 5 लोग होंगे, तो 50 करोड़ से अधिक की ये हो जाती है इसमें आबादी। और इन लोगों को ये बेनिफिट ये पहुंचाएंगे कि सालाना 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज हो सकता है। सालाना 5 लाख। जी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हों, आप कहीं और भी जाकर के इलाज करा सकते हैं। अच्छा। लाजमी सिर्फ इतना है कि जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं जो इस स्कीम से जुड़े हैं, वहीं इलाज हो सकता है। उसमें 4 ही स्टेट हैं अभी जो इसमें जुड़े हुए नहीं हैं। वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना, उड़ीसा और नई दिल्ली। ये 4 को अगर छोड़ दें तो बाकी, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो बिहार में रहते हैं और वो चाहते हैं कि इलाज कराने, मान लीजिए महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं। हो सकता है कि वो केरल में नौकरी कर रहे हों। हमारे देश में तो लोग उठ के कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ पे जाकर के वो अपना इलाज करा सकते हैं। एक ज़बरदस्त IT सिस्टम के तहत उनकी हम जानकारी देश के किसी भी कोने में बैठ के ले सकते हैं कि वो बेनिफिशरी हैं क्या। अच्छा। बेनिफिशरी की आपने बात बताई, तो क्या जो आपने अभी बताया बात, यही एलिजिबल हैं? अगर मैं कहूँ कि हु इज़ एलिजिबल? इसमें जो शहरी इलाके हैं उसमें
पेशे के तौर पे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, पेशे यानी के तौर हाँ पे? जो रोजगार है उनका, अच्छा। जो कपड़े प्रेस करते हैं, मकान बनाने का काम करते हैं, ठीक है। रिक्शा खींचते हैं, ठीक है। रेहड़ी लगाते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, घरों में जो महिलाएं नौकरी करती हैं, खाना पकाने वगैरह का काम करती हैं, बिल्कुल या ठीक है। जो भीख मांगना पड़ रहा है, जो बेघर हैं, बेघर तो इस तरह के पेशे हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसमें मज़े की बात यह है कि तकरीबन 70% लोग जो हैं, 70% लोगों को अभी तक हम लोग उनकी पहचान करा चुके हैं। अच्छा। पर आपके प्रोग्राम में आने का एक मकसद ये भी था कि जो जी। लोग अभी तक जिनकी पहचान नहीं हो पाई, अगर वो ये आपका प्रोग्राम देख लें या आपके प्रोग्राम देखने वाले उनके जानकारी में कोई इस तरह के लोग हैं तो उनकी मदद कर सकें, तो इससे ये योजना का लाभ बहुत दूर दूर तक पहुंच सकेगा। पहुंच सकता है, जाहिर सी बात है। इसमें कोई शक नहीं कि दूरदर्शन की जो रीच है आज सबसे ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग दूरदर्शन को देखते हैं और दूरदर्शन के प्रोग्राम्स को देखते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं लोग, पहचान लिए गए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये स्कीम की पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है कि बिल्कुल एक एक कॉर्नर तक ये बात पहुंच सके। तो उस लेवल पर हम जानना चाहेंगे कि हुकूमत जो है उसका क्या रोल है कि वो जन जन तक पहुंच जाए। एक ज़रिया तो आप ही लोग हैं, दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो में हमारे साथी हमारी बहुत इस बारे में मदद कर रहे हैं। उसके अलावा राज्य सरकारें अपने लेवल पे भी कैंपेन्स करती रहती हैं, लोकल रेडियो और दूरदर्शन के स्टेशंस के ज़रिए से। उसके अलावा हम लोग कई बार जैसे वो मुनादी कराते हैं गाँव में, वो भी हम करा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बेनिफिशरी है वो तो गाँव में रहता है, तो हम तो उसी तरह से कोशिश करेंगे पहुंचने की जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता हो। और इस मामले में मुझे लगता है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से बेहतर कोई ज़रिया नहीं है। बेशक, इसमें कोई शक भी नहीं है। क्या कुछ कागजी कार्रवाई भी है इसमें? अगर मुझे अपना इलाज करवाना है और मैं उस कैटेगरी में आता हूँ, तो मुझे पहली बात कैसे पता चले कि मैं उस कैटेगरी में आता हूँ? सबसे पहले तो अगर आपको अपने बारे में या अपने आसपास अपने घर में काम करने वाले ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, आपके कुक, इनके बारे में पता करना है, तो हमारा एक सिंपल सा नंबर मैं बताऊंगी, 14555। इस नंबर पे अगर वो डायल करें, ये टोल फ्री भी है और ये 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ये चलता है। अच्छा। तो वहाँ पे फ़ोन करें तो वो आपको बता सकेंगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर बताना है। अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो और भी बेहतर है, मगर वो लाजमी नहीं है। अगर मोबाइल नंबर से आपकी जानकारी किसी हद तक ली जा सकती है, तो इस पे फ़ोन करके पता किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप किसी और के लिए अगर कर रहे हैं, आपके घर में इंटरनेट है या मोबाइल पे है, तो हमारा एक वेबसाइट है mera.pmj.gov.in। इस पे अगर आप लॉगिन करें तो आप उस पे नाम, मोबाइल नंबर डालें। 3-4 कदम उसमें उठाने पड़ते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि ये डेटा जो है मेडिकल डेटा है, ये हमें बहुत महफूज रखना होता है। तो 3-4 कदम उठाने पड़ते हैं। पर मैं कहूँगी कि 14555 जो नंबर है, इस पे प्लीज़ कॉल करें तो आपको पूरी जानकारी इस पे मिल सकती है। बहुत बढ़िया। मतलब अपनी जानिब से जो हुकूमत है वो पूरा इस बात का ख्याल रख रही है कि जो जानकारियां हैं वो महफूज हाथों में हैं। बिल्कुल। नाजरीन, एक नंबर ज़रूर याद रखें, 14555, 14555। इस पे आप सीधा फ़ोन करें और आप पता लगा सकते हैं कि आप उस लिस्ट में शामिल हैं या नहीं। अब मान लीजिए कि मुझे पता लग गया कि मैं उस लिस्ट में शामिल हूँ और खुदा न खास्ता मेरी तबीयत ख़राब होती है और मैं उस लिस्ट में शामिल हूँ, तो मैं किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता हूँ? 18,000 अस्पताल अभी तक जो हैं हमने एम्पैनल कर लिए हैं देश भर में। अच्छा। इसमें 50% सरकारी हैं, 50% प्राइवेट हैं। अच्छा। आपको पता चल जाएगा क्योंकि बाहर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो लोगो है वो लगा होगा। उसके अलावा एक बूथ होगा अस्पताल में जिसमें प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र बैठे होंगे। अच्छा। जो आपकी पूरी मदद करेंगे। कोई भी इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न हो, उनके सेवा के लिए हमारे ये मित्र बैठे हुए हैं और ये आपको पूरी मदद करेंगे इलाज लेने तक।
और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उनके कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जो गांव-गांव में बने हुए हैं। अच्छा। वहाँ पर 30 रुपए दे करके कार्ड बनवाया जा सकता है, चाहे आप बीमार हो या ना हो, उससे कोई ज़रूरी नहीं है। आप जाके कार्ड बनवा के अपने पास रख लें, जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करें। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि परिवार में कितने लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, इस पे कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। किसी परिवार में हो सकता है 3 ही लोग हों, किसी में 7 हों, किसी में 11 हों, उसकी कोई सीमा नहीं। बस ये है कि 5 लाख रुपए सालाना का कैप है इसके ऊपर, एक पूरे परिवार के लिए। पूरे परिवार के लिए। अच्छा, तो मतलब तरीका ये है कि सीधा हम हॉस्पिटल में जाके जो वहाँ पर मित्र बैठे हैं, जो हमारी हेल्प के लिए बैठे हैं, हम उनसे सीधा बात करें। वहाँ किसी किस्म की कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत तो नहीं पेश आती? अगर आपके पास वो कार्ड बना हुआ है उसे दिखाइए, न हो अपना नाम और मोबाइल नंबर बताइए, अगर आधार कार्ड हो साथ लेते जाइए, ठीक है, थोड़ा सा और जल्दी बन जाए, थोड़ा सा और जल्दी बस। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं ना, ये पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस स्कीम है, ना कोई नगद ना कोई कागज़, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, चले बेहतर है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन से डिजीज़ इसमें कवर किए जाते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके लिए हम इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये स्कीम जो है ये सेकेंडरी एंड टर्शरी डिजीज़ के लिए है। इसका मतलब है जिसको हिंदी में द्वितीयक और तृतीयक कहते हैं, यानी कि जो ऐसी बीमारियां जिसमें आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े। मान लीजिए दिल की बीमारी है या कोई गुर्दे की बीमारी है, खुदा न खास्ता कैंसर है, किसी किस्म के ट्यूमर हैं, स्टेंट लगवाना है, ओपन हार्ट सर्जरी करानी है, ये सारे जो बड़ी बीमारियां हैं जिसको कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, उसके लिए हमारी ये स्कीम है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी क्या मित्र बैठाए गए हैं? जी, अगर कोई अस्पताल हमारे साथ में एम्पैनल हुआ है तो वहाँ पे उन्हें आरोग्य मित्र बैठाना ज़रूरी है, लाजमी है। यही नहीं, मैं देख रही हूँ कि पिछले साल में 62% इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। हमारे लिए बहुत हिम्मत बनाने वाली बात है, बहुत ही अहम बात है ये। जो 5 लाख का जो एक आपने वो रखा, रेंज रखी है, तो इस 5 लाख का पता कैसे चलता है जो इलाज कराने आ रहा है कि ये जो उसका इलाज हुआ है, इस इलाज के तहत उसमें से 3 खर्च हो गए, 2 खर्च हो गए या 5 के 5 खर्च हो गए? फिलहाल हमने एक ऐप बना रखी है जी, जो कि बड़े आराम से डाउनलोड हो जाती है, लाखों डाउनलोड हो चुके हैं। पर ये चीज़ जो आरोग्य मित्र हमारे बैठे हैं वो भी बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि बहुत कम ऐसे केसेस हुए हैं जो 50 लाख से ऊपर लोगों के इलाज हुए हैं, उसमें 1% से कम ऐसे लोग थे जिनका 5 लाख से ऊपर खर्च हुआ। पर ये जानकारी जो है आरोग्य मित्र बड़े आराम से दे देते हैं। गुज़िश्ता साल से ये स्कीम हमारे वज़ीर आज़म साहब ने लॉन्च की है और जैसा कि बीच बीच में आप बता भी रही हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी और रोशनी डालें, गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस योजना का? ये सफ़र जो है वो धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो है तकरीबन 11 करोड़ से ज़्यादा लोग कार्ड बनवा चुके हैं और जानिए कि उसमें से अभी 50 लाख लोगों ने ही इलाज कराया है और इसमें हम अब तक कई 100 करोड़ रुपए का इलाज जो है वो बुक कर चुके हैं। ये स्कीम जो है 4 राज्यों को छोड़ के सभी राज्यों में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। मज़े की बात यह है कि जम्मू कश्मीर और केरल में इसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है। अच्छा। और जम्मू कश्मीर में मतलब जहाँ की इतने मौसम की ख़राबी रहती है 6 महीने, उसके बावजूद जो है बहुत लोगों ने इसको ज़ोर शोर से इसमें हिस्सा लिया है। केरल में वही बात है, नॉर्थ ईस्ट में, गुजरात में, देश के हर कोने में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी जो बेनिफिशरी है वो देश के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक जा सकता है इलाज कराने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन इसके साथ साथ एक रुख और भी है। वो रुख ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस बारे में और इस स्कीम के बारे में नहीं पता है, तो हमारी कैमरा टीम वहां तक पहुंची और उनसे पूछा कि भाई क्या आप इस स्कीम के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने क्या बात कही, आइए हम और आप देखते हैं। गरीब आदमी को ये 5 लाख तक का फ्री इलाज किया जाएगा
तो इसके लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या प्रूफ चाहिए? जो मोदी जी ने जो जन आरोग्य वो निकाला है, तो वो गरीबों के लिए क्या है, क्या क्या प्रूफ चाहिए होंगे, क्या क्या नहीं चाहिए होंगे, वो बता दें हमारे को। ऐसा तो नहीं है कहीं परेशानी होती रहे और फ़ायदा कोई और उठाता रहे। तो ये मैं सुना हूँ कि योजना निकाला गरीबों के लिए जो मतलब इलाज करवा सकते हैं। अब हम लोग को पता नहीं कहाँ से क्या करवाएंगे, इलाज कैसे करवाएंगे। हम तो चाय बनाते हैं, हमें उतना मालूम भी नहीं है। जन आरोग्य योजना के बारे में कोई जानकारी तो हमें है नहीं, लेकिन जानकारी कैसे उपलब्ध होगी उसके लिए तो पता होना चाहिए। जी हाँ, अभी हमने और आपने जाना कि किस तरीके से अभी लोग थोड़े से अनअवेयर हैं इस स्कीम के बारे में, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर गीताली जी तशरीफ़ रखती हैं जो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और पूरी तरीके से उनको उम्मीद है कि ये स्कीम आने वाले वक्त में जो है बहुत ज़बरदस्त अपना रोल अदा करने जा रही है। यहाँ पर अब एक सवाल उठता है कि कुछ ई कार्ड्स के बारे में भी हमने सुना है कि ई कार्ड्स हैं, ये क्या है? ये ई कार्ड जब कोई बेनिफिशियरी आरोग्य मित्र के पास या कॉमन सर्विस सेंटर में जाता है, वहाँ पे ये कार्ड उनका बनता है। और ये इस कार्ड में जो है नाम, जैसे जैसे लोग खुदा न खास्ता बीमार पड़ेंगे वो नाम उनके उसमें जुड़ते जाते हैं। ये कोई लाजमी नहीं है कि कार्ड शुरू में हो तभी इलाज होगा। जैसे बीमार पड़ें जाएं, कार्ड तुरंत बन जाता है। हमने एक टाइम फिक्स करके रखा है कि इतने मिनटों में वो कार्ड बनना चाहिए, वो बन भी रहा है और वो कार्ड दिखा करके इलाज हो जाएगा। एक गोल्ड क्वालिटी सर्टिफिकेट एंड सिल्वर क्वालिटी सर्टिफिकेट के बारे में भी मैंने पढ़ा था, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या है गोल्ड क्वालिटी सर्टिफिकेट? जो अस्पताल हमारे बेनिफिशरीज को इलाज दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कि भाई आपका तो बेनिफिशरी तो गरीब तबके से आता है तो चलिए उसे कुछ भी इलाज दे दिया जाए। हम ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि जो इलाज अच्छे तबके के, ऊपरी तबके के मरीज़ों को दिया जाता है वो हमारे बेनिफिशरीज़ को भी दिया जाए। इसलिए हम उन अस्पतालों में जाके उनकी पूरी पड़ताल करते हैं कि वहाँ पे जो मशीनें ठीक हैं या नहीं, साफ़ सफाई का क्या हाल है। अगर मान लीजिए आगजनी की कोई वारदात हो जाए तो क्या वो कंट्रोल कर सकेंगे, साफ़ सफाई कैसी है, वहाँ पे कितने बिस्तर हैं, कितनी नर्सें, कितने डॉक्टर, कितने पैरामेडिकल, डायग्नोस्टिक की क्या वहाँ पे फैसिलिटी है। तो हम लोग ये जो सर्टिफिकेट है ये उन फैसिलिटीज़ के बलबूते पे वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो आपने हाल ही में सुना होगा 2-3 अस्पताल हैं जिनको गोल्ड मिला क्योंकि बहुत बेहतरीन उनकी जो क्वालिटी थी उनके सर्विसेज की। जाहिर सी बात है। तो क्या कोई आपका चेक है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे? जी बेशक। किस तरीके हम से? लोग रूटीनली जो है उन्हें ऑडिट करते हैं। हमारे टीम्स वहाँ जा कर के और देखती हैं कि वहाँ किस तरह काम हो रहा है। कई बार बिन बताए ये काम उनको ये चेक किया जाता है क्योंकि पता चल रहा है तो फिर वो थोड़े से वो लोग मुस्तैद हो जाएंगे। तो वो एक हमारे क्वालिटी ऑडिट लगातार चलते रहते हैं। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि हमने पहले से ही हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि हमारे बेनिफिशरीज़ के साथ किसी किस्म की धोखाधड़ी न करें। बिल्कुल, धोखाधड़ी की बात आपने यहाँ पे छेड़ी तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि मैं मरीज़ हूँ, मेरे साथ कोई धोखा ना हो इस स्कीम को लेकर और मैं अपना इलाज बगैर किसी धोखाधड़ी के करवा सकूँ, तो मुझे क्या एहतियात बरतनी है? सबसे पहले तो ये कि आपसे अगर कोई किसी किस्म के पैसे मांगे तो वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि इस स्कीम के तहत आपको कोई भी एक नया पैसा किसी को नहीं देना है। नंबर 1। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, आपसे किसी किस्म का कोई कागज़ साइन करने के लिए कहता है तो वो आपने नहीं करना है, क्योंकि हमारी स्कीम टोटली पेपरलेस है ये। बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 ये कि हमारी स्कीम जो है हम लोग व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए कोई भी किसी किस्म की एडवर्टीज़मेंट हम नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ना यूट्यूब, ना व्हाट्सएप, ना अखबार में इश्तिहार देना वगैरह हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे जो चैनल हैं वो यही हैं, दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, इनके ज़रिए हम आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम कोई भी नौकरी फ़िलहाल किसी को नहीं दे रहे हैं। जो नौकरियां हैं वो अस्पतालों में, अस्पताल अपने खुद के जो रखते हैं मुलाजिम, वो रख रहे हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो। तो जो मित्र रखे गए हैं हाँ, वो भी अस्पतालों के जरिए वो, और एक वो जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं उनके जरिए कुछ लोगों को लिया गया। पर
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसी किस्म की कोई नौकरी किसी को दे नहीं रही है और बिल्कुल ठीक है। आपको इलाज के लिए एक नया पैसा नहीं देना है, क्योंकि ऐसी हम लोग तकरीबन हर महीने 10 से 15 नकली वेबसाइट, तकरीबन 25 नकली इश्तिहार हम लोग देखते हैं। बिल्कुल, और लोग ऐसे हैं जो नकली नौकरियां वगैरह ऑफर कर रहे हैं। लोग हमारे दफ्तरों में चल के आए, हमें बताया कि हमसे तो 50,000 रुपए ले लिए। बड़ा बुरा लगा, जाहिर और सी हमारा बात है। इसमें कोई हाथ नहीं था। ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत अहम बात आपने यहाँ पर बताई कि इस स्कीम के तहत कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत फ्रॉड ऐसी एजेंसीज एकदम आ जाती हैं जो ये बताती हैं कि इस स्कीम के तहत हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और वो आपसे और हमसे पैसे ऐंठ सकते हैं। तो खुदा के वास्ते इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ इलाज कराने के लिए आपको जाना है और एक नया पैसा भी आपको खर्च नहीं करना और ना ही देना है। हमने कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत की जो इस स्कीम के बेनिफिशरीज हैं। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। हम तो बक्सर में थे, लेकिन यहाँ से बच्ची छत से गिर गई। गिरने के बाद यहाँ से एम्बुलेंस आशा द्वारा एम्बुलेंस से बक्सर गई सदर में वहाँ जाने पर बच्ची को एक्सरे किया गया। एक्सरे करने के बाद जांच करके एक्सरे में इसके बाद उसका बाजू टूटा था। સુરતની 5 સ્ટાર હોસ્પિટલમાં હું એડમિટ થયેલો અને પછીથી મને ડૉક્ટર સાહેબે કીધું કે આટલો ખર્ચો થશે, તો મેં ગરીબ માણસ પૈસા ક્યાંથી લાવું? મને ઓપરેશન થયું પછી આયુષ્માન ભારત દ્વારા જે પ્રધાનમંત્રીએ લોન્ચ કરેલો કાર્ડ દ્વારા મેં સારવાર લીધી અને સહાય મળી। বেমাৰটো মানে এইটো মাৰোঁতে এইটো মানে ভাঙি গৈছিলে, এইটো লাওখলাটো ভাঙি গৈছিলে। ভাঙি পেলাই মেমৰিটোত ব্লাড জমা হৈ গৈছিল। GMCত গৈ নি পেলাই তেতিয়া পৰীক্ষা কৰোঁতে ডক্টৰে ক'লে ব্ৰেইনত ষ্টক হৈছে, অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। কাৰ্ডখন যদি নাথাকিল হয় তেতিয়াহ'লে কিজানি ইমান পইচা খৰচ নকৰিলে মই খৰচ কৰিলোঁ আৰু নোৱাৰোঁ খৰচ কৰিব, তেতিয়া মই মৰি গ'লো হয়, ঢুকাই গ'লো হয়। एक थोड़ा अलग सा सवाल है कि जितना भी पैसा इस स्कीम के लिए, क्योंकि एक पैसा जुटाया जाता है सरकार की तरफ से, तो वो लगभग आपके अंदाजे में जितना पैसा स्कीम के लिए रखा गया था कितना यूटिलाइज हुआ है अभी तक? जितना रखा गया था वो पूरी तरह से यूटिलाइज़ हो रहा है, और हमें ये भी आश्वासन है कि जितना हमें ज़रूरत होगी हमें मिलता रहेगा। एक सवाल है, बहुत अहम सवाल है कि वैसे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट ही होता है। तो जो हमारी स्कीम है, PM जो स्कीम है, ये उन ट्रीटमेंट से किस तरीके से डिफ़र करती है? देखिए, इलाज तो सभी दे रहे हैं, इलाज तो और सभी बिल्कुल ठीक तरह से दे रहे हैं। बिल्कुल। हमारा सिर्फ फ़र्क ये है कि हम जो इलाज अभी तक केवल सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हो रहा था, अब वो इलाज जो है अब हम प्राइवेट अस्पतालों में भी करवा सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमारा ये वायदा है लोगों से कि ना केवल इलाज मिलेगा पर अच्छे दर्जे का इलाज मिलेगा। ये नहीं है कि आप जाइए, हाँ भैया देख लिया, थोड़ा अलग धकेल दिया, नहीं। आपको जिस इलाज के आप हकदार हैं, जो कि एक तरह से देश आपके लिए जो कर रहा है वो देश की सेवा है आपकी तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अच्छे इलाज का वायदा है इस स्कीम का। बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी तक लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत बड़ी तादाद है, उसके लिए हमारी हुकूमत की जानिब से क्या किया जा रहा है? देखिए, एक तो जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके बाद तो आबादी बढ़ी होगी ही, जाहिर है। तो मगर अभी फ़िलहाल हम लोग इस स्कीम के तहत जितने लोग थे, फ़िलहाल हम उन पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। पर मैं एक चीज़ में बता दूं कि ये स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये राज्यों के ज़रिए होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो हमने स्टेट को ये पूरे फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि वो और किसी का नाम इसमें जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकते हैं। उनकी जो हेल्थ की स्कीमें, कई राज्यों में स्कीमें चल रही थी, उसका हमने कन्वर्जेंस कर लिया है। तो एक्चुअली अगर मैं पहले कह रही थी कि 50 करोड़ लोग हैं, मेरे हिसाब से उन सब स्कीमों से जुड़ने के बाद में ये संख्या शायद
75 या 80 करोड़ तक भी जा सकती है, क्योंकि हर राज्य में अपनी कुछ कुछ स्कीमें थी, खास करके दक्षिण के और पश्चिम के राज्यों में अपनी अपनी कई सारी स्कीमें थी। तो वो स्कीमें इन स्कीमों हमारी स्कीम के साथ मिल गई हैं। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि पैसे ज़्यादा अच्छे से खर्च होंगे। आईटी प्लेटफॉर्म पूरा बन रहा है, तो पूरा मेडिकल डेटा सारा इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सहूलियत मिल सकेगी। यही नहीं, जैसे एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम थी, उसके साथ हमने अभी एक MOU किया है। अच्छा। उनके भी तकरीबन 10-15 करोड़ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके बेनिफिशियरी जो अगर हमारी स्कीम के तहत एलिजिबल हुए, उनका इलाज हमारे अस्पतालों में हो सकेगा, हमारे बेनिफिशियरी उनके अस्पतालों में जा सकेंगे। तो ये हम लोग कोशिश करें कि जितने अस्पताल हैं उनका अच्छे से अच्छे इस्तेमाल हो सके। और क्योंकि बीमार ज़्यादा हैं, अस्पताल कम है, बहुत तो लोड है। अस्पताल जहाँ जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे वो लोग ये सारी सेवाएं मुहैया करा सकें, यही हमारी मंशा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी मंशा है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जो लिस्ट बनी है गरीब लोगों की, जिनको लिस्टेड किया गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से उस सेंसस को बेस मानकर आपने लिस्ट तैयार की है। क्या जो एनलिस्टेड लोग हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है कि आप एनलिस्टेड हैं, या ये सिर्फ लोग खुद जब फ़ोन करें तब उनको पता चले कि हाँ मैं इस लिस्ट में हूँ? ये पिछले साल हमने प्रधानमंत्री जी ने हर बेनिफिशरी परिवार को एक चिट्ठी लिखी थी कि आप ये स्कीम है और इसके तहत जो है आप बेनिफिशरी हैं। उसमें पूरे परिवार का नाम था। और ये नाम हमने आइडेंटिफाई किए थे जब ग्राम स्वराज अभियान हो रहा था अप्रैल 2018 में, तो तब लोगों के तकरीबन आइडेंटिफिकेशन हो गई थी। बिल्कुल ठीक है। तो तब ये चिट्ठी भेजी गई। अच्छा। अब हाँ, ये भी अब एक बात है कि मेरे हिसाब से 80% लोगों तक ये चिट्ठियाँ पहुँच चुकी हैं। हो सकता है कि 10-20% के पास न पहुँची हो। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट शहरी लोगों के लिए हमारी मदद कर रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए जो बच गए थे लोग, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने की अभी फ़िलहाल कोशिश जारी है। वो अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि करोड़ों लोगों की बात है। पर हाँ, हर ज़िले के लोगों को हम लोग शहरी जो हैं लोग, उनकी आइडेंटिफिकेशन की हम लोग काम कर रहे हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या हैं इस स्कीम के, क्योंकि अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी उस पर हैं, तो क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं हमारे इस स्कीम के, और लोगों को, हमारे नाजरीन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो हिंदुस्तान में, कि ना केवल गरीब बल्कि हर तबके का बाशिंदा जो है वो हेल्थ कवरेज किसी न किसी किस्म से कवर हो। पर आने वाले सालों में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम जो पिछड़ा हुआ हमारा तबका है, इन भाई बहनों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें, इन्हें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज हम दे सकें। और इसके लिए हमने एक पूरा पीछे एक ज़बरदस्त IT सिस्टम बनाया है, जिसे दुनिया भर के लोग जानिए कि हमारे दफ्तर आते हैं देखने के लिए। अच्छा। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है अपनी किस्म, जाहिर सी बात है। और ये पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेकर के जो है क्यूरियोसिटी है। लोग देश विदेश से हमारे यहाँ, गरीब ही नहीं बल्कि अमीर मुल्कों से लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि आप लोगों ने ये चीज़ कैसे कर ली। तो हम चाहते हैं कि हम ये स्कीम जो है, ना केवल ये देश की, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम हो, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन स्कीम भी बने। जाहिर सी बात है। गीताली जी, आप इस प्रोग्राम में आई और आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जिस तरीके से तफसील से हमें बताया है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को बहुत ही फ़ायदा पहुंचा होगा और फ़ायदा पहुंचेगा भी ज़रूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। शुक्रिया। नाजरीन, बात चल रही थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो गुज़िश्ता साल मंजर आम पर आई थी और तब से लेके अब तक बखूबी अपने मकासद को पूरा कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सेहत की बात में आज आपने जो बात जानी उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमें बताएं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। हमारा email ID है ddurdufeedback@gmail.com। अब हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। आदाब।